Hello and welcome to Verdict 2015. Nitish Kumar has made a comeback and he will be the Chief Minister for the third time in Bihar. It's not just that. Lalu Prasad has made an even bigger comeback. His party, the RJD, has won 80 seats out of 243 in Bihar. Welcome to this special coverage with me, Frank Pereira. Along with me is Arfa Khanum Sherwani. नमस्कार, शुक्रिया फ्रैंक। और साफ तौर पर फ्रैंक ने बताया कि 80 सीटें, और ये मत भूलिए कि 80 सीटें जो 100 टोटल सीटें उन्होंने लड़ी हैं उनमें से 80 सीटें हैं, तो साफ तौर पर बहुत शानदार जीत के साथ लालू यादव बिहार की राजनीति में वापस आ गए। और फिर से वो मुहावरा याद आ रहा है कि जब तक समोसे में आलू रहेगा। लगता है कि लालू यादव जो हैं बिहार के सीन पर उसी तरह से लौटे हैं। नीतीश कुमार के लिए भी बहुत कम मुख्यमंत्रियों में वो शामिल हो गए जिनमें कि हैट्रिक उन्होंने लगाई है। साफ तौर पर इस बात में अब कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्या कुछ आगे हमें ये नतीजे बता रहे हैं, हम गहराई में जाकर तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हेडलाइंस। बिहार में महागठबंधन की आंधी में एनडीए ध्वस्त, 178 सीटों के साथ 2/3 बहुमत। लगातार तीसरी बार नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, कहा विपक्ष का करेंगे पूरा सम्मान। अस्सी सीटें लेकर आरजेडी बनी सबसे बड़ी पार्टी। जेडीयू को मिली 71 सीटें। 53 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसकी बीजेपी। सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। एक दशक बाद कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन, 27 सीटों पर जीत हासिल कर बनी चौथी बड़ी पार्टी। राहुल ने कहा नफरत की राजनीति की हो गई हार। और बिहार में कहीं खुशी कहीं गम, लालू के दोनों बेटों ने जीता पहला चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, रमई राम को मिली करारी शिकस्त। और साथ ही पटना से लेकर दिल्ली तक महागठबंधन कार्यकर्ताओं की दिवाली। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस दफ्तरों में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री ने दी नीतीश कुमार को बधाई। जहां एक बार फिर नीतीश सरकार, बिहार की जनता ने महागठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। नीतीश कुमार 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी को तैयार हैं। नीतीश और लालू की जोड़ी ने बिहार में नया इतिहास रच दिया है। दोनों पुराने राजनीतिक साथी एक दूसरे को मजबूत बनाने में सफल हुए। महागठबंधन को कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल हुई। पूर्वी बिहार में भी महागठबंधन का जादू चल निकला। मगध क्षेत्र में महागठबंधन प्रभाव बनाने में कामयाब रहा। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को करारी शिकस्त मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर नीतीश कुमार को बधाई दी। नीतीश और लालू ने भी जनता का धन्यवाद किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, जश्न की तस्वीरें हैं ये। और फिलहाल लालू यादव अपनी मंझी हुई बातचीत की शैली के साथ ये कहते हुए पाए गए कि बिहार के लोग उड़ती हुई चिड़िया के भी हल्दी लगा देते हैं। बहुत मशहूर ये बात हो रही है और लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं कि जो बिहारी गौरव का उन्होंने जिक्र किया है और किस तरह से बहुत होशियारी के साथ बिहारी गौरव को महागठबंधन ने अपने साथ जोड़ लिया। किस तरह से डीएनए से लेकर लगातार जिस तरह की बातें हुई, सबको अपने फेवर में करने में किस शानदार तरीके से कामयाब रहा गठबंधन। और बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 2/3 बहुमत तो मिल गया। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर एनडीए को महज 58 सीटों पर ही समेट दिया। महागठबंधन को 243 सीटों में 178 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और अगर ग्राफिक्स में हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, एनडीए के खाते में 58 सीटें गई हैं। ये केसरिया रंग में एनडीए को हम दिखा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी, शायद इतनी उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं रही होगी कि 27 सीटें आ जाएंगी। 40 सीटें लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। कई लोग ये कह रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें देकर कहीं गठबंधन ने भूल तो नहीं की है। तो फिलहाल आज का दिन वो है जबकि वाकई कांग्रेस पार्टी ने भी शायद इतना अंदाजा नहीं लगाया होगा। वहीं बीजेपी 53 सीट के साथ तीसरे नंबर पर रही है। बीजेपी की सहयोगी एलजेपी 2 और आरएलएसपी को 2, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि मांझी जी की पार्टी को के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है।
जी हाँ, और खबरों का दिन है लगातार आपको बता रहे हैं हम बिहार के चुनाव से जुड़ी खबरें। बिहार के सियासी समर को महागठबंधन ने जीत लिया है। महागठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा। प्रदेश की जनता ने नीतीश के साथ ही फिर से लालू यादव पर भरोसा जाहिर किया है। वापसी हुई है बिहार के जो पॉलिटिकल सीन है, जो राजनीतिक तस्वीर है, उसमें बाहर फिर से एक बार लालू यादव की वापसी हो गई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जीत के बाद लालू यादव इसे नरेंद्र मोदी की हार तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों की हार बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जीत का राष्ट्रीय असर होगा। बिहार की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी को तैयार हैं। महागठबंधन ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लालू नीतीश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारी जीत के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश की अगुवाई में बिहार विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए की हार पर तंज कसते हुए इसे बीजेपी की विचारधारा की हार बताया। एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत में कांग्रेस पार्टी की भी अहम भूमिका रही। पिछले 10 सालों में राज्य में कांग्रेस का ये सबसे बेहतर प्रदर्शन है। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2010 के चुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। Well, we're going to continue the analysis now and talk to our guests here as well and try and figure out what these numbers really mean in the context of the nation and also in the context of Bihar and what's likely to happen over the next few days as well. To talk about that, I have with us in our studio right now senior journalist Urmilesh, also Pradeep Srivastava, senior journalist, Nadeem Javed of the Congress. We'll also be joined by the spokesperson of the RJD, Manoj Kumar Jha as well, and the BJP spokesperson Aman Sinha is also with us. Aman Sinha, I'd like to start with you, of course, first. Nowhere close to your 2010 figures or nowhere close to what the BJP achieved in 2014, way below 91. It's 53 as it stands as of now for the BJP. Is it something that, you know, what went wrong? It's time to go back to the drawing board and probably introspect and see where you went wrong and how you faltered. No, Frank, at the outset, let me congratulate Mr. Nitish Kumar, Lalu Yadav and the Congress party. There's a lot of echo coming into my EP, if that can be corrected. But at the same time, Frank, let me point out that objectively analyzing the results, the highest number of votes which have been polled for any political party in these Bihar elections is the Bharatiya Janata Party. We have polled somewhere around 26% votes. That's also because you contested in 160 seats. And Lalu has got 18%. So, sorry? That's also because you've contested in the most number of seats, 160 seats. No, that's all right. That's all right. No, Samajwadi Party has also contested on large number of seats, but we have a very substantial vote share difference. So in no way this can be termed as a defeat for BJP. Indeed, they have got their mathematics and arithmetic right, their caste combinations right. We congratulate them. However, let us not run away from the fact that BJP has also done, remarkably well
in terms of vote share, at least from the 2008-2010 assembly elections. And we are the, we are the biggest party as far as number of votes polled and vote share is concerned. So let us not draw any sweeping conclusions and blanket judgments जी। based on this particular. लेकिन अमन So are you election saying that there's no and need try to go back reflect to the this drawing board upon and as introspect? some Are you kind saying of there's no need negative to referendum on the central government? Now, one more point. Nitish has also come down from 115 to, about 60 odd, somewhere 69, 70 kind of. So he has also lost drastically, but people are terming him as the man of the match. So let us not get ahead of ourselves. Let us be objective. It is a victory for them. We congratulate them, but they have got their arithmetic right more than anything else. The BJP, it's not a defeat for BJP in any manner. We acknowledge and accept whatever the mandate of the people is, but still we are the biggest party in terms of the number of votes polled by Biharis in this election and in terms of the vote share. लेकिन अमन सिन्हा जी, आपके इस दरअसल जवाब में ही एक सवाल और पैदा हो रहा है, वो ये कि इतना ज़्यादा वोट परसेंटेज होने के बावजूद, आपकी बात सही है और फ्रैंक भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब सीटें ज़्यादा लड़ेंगे तो जाहिर है वोट परसेंटेज आपके हिस्से ज़्यादा आएगा। लोकसभा चुनाव से जो है वो 5-6% का फ़र्क हालांकि सिर्फ कम है, सीटें हालांकि उसके हिसाब से काफ़ी कम आ गई हैं, लेकिन क्या ये एक बड़ा सवाल कोलिशन पॉलिटिक्स को लेके नहीं उठता? जिस तरह से आपने अपने सहयोगियों के साथ जो आपकी बार्गेनिंग रही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, 2/3 सीटें अपने पास रखना, उधर आप ये देखिए कि कितने कॉम्पिटिटिव नेचर में दोनों जो हैं वो लालू यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, उसके बावजूद भी बराबर की सीटों पर वो तैयार हो गए। क्या इसमें ये सबक नहीं है कि जो गठबंधन की राजनीति है शायद उसको भी अच्छे तरीके से नहीं निभा पाई बीजेपी? देखिए आरफा जी, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आप जानती हैं लालू और नीतीश जो हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफत में जो है अपनी राजनीति शुरू की और पूरा उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स यही था। एक उन्होंने अपॉर्चुनिस्ट अलायंस बनाया बस बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि वो अकेले मैच नहीं कर सकते थे। अब उनको बधाई हो, उनको शुभकामना, उन्होंने बनाया है, जनता देखेगी वो क्या काम डिलीवर कर पा रहे हैं। पर हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, जो हमारे पास जो अच्छे पार्टनर्स थे उनको हम लोग साथ लेके आए। पर यह बात भी सही है कि अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, अगर पिछले इलेक्शंस में भी जब हम लोग जेडीयू के साथ भी नीतीश के साथ लड़े थे तो उस समय भी स्ट्राइक रेट हमेशा भाजपा का ही ज्यादा होता था। और मैं आपका यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एरोगेंस तो आपने देखा, लालू यादव जी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें क्या एरोगेंस का, इट वाज एरोगेंस पर्सोनिफाइड। और कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कि अगर वो सी टीम, अभी मैंने आपकी हेडलाइन सुनी, आपने कहा कि भाई बीजेपी ध्वस्त हो गई, ध्वस्त का हमें तो ज्यादा वोट मिले हैं, बात सही है, हम मानते हैं कि सीटें हमारी अपेक्षित नहीं आई हैं जी, लेकिन पर वोट तो हमें तब भी सबसे ज्यादा बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बनिस्बत ज्यादा मिले हैं। और कांग्रेस पार्टी जो चौथे नंबर पे आई है वो आपकी नेशनल हेडलाइन है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को फ्रिंज एलिमेंट बना के और किसी की डी टीम बना के अगर वो अपना रहना चाहती है, जीती थी आपने बिहार का, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आरजेडी जेडीयू को मिला ले तो 45% वोट हमारा प्रीपोल अलायंस था। नहीं, फिर आप गलत कह रही हैं। देखिए वो 243 और उसके बाद कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ी, कोई वो लोग प्रीपोल अलायंस में थोड़ी थे उस समय। हाँ, लेकिन विपक्ष की, अगर मैं कह रही हूँ विपक्ष की अगर सीटें जोड़ लें, वोट परसेंटेज जोड़ लें तो 45% से ज्यादा दोनों ने किया था। जो है वोट शेयर आप साथ में जोड़ के बता रही हैं। हाँ, वो वोट तो एक दूसरे के खिलाफ भी मिला था। जो विपक्ष है, अगर विपक्ष को कंबाइन करें तो 243 प्लस 243 ज्यादा था, प्लस 150 200 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि फिलहाल ये बताइए, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फ्रैंक आपसे पूछ रहे हैं कि आज आप देखिए स्पष्ट, मैं इस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा कि उनका जो प्रीपोल अलायंस था उसको वोट शेयर ज्यादा मिला है, पर मैं ये बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अगर सिंगल इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो मैक्सिमम वोट शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वो बीजेपी का है। जी चलिए ठीक है, दूसरे सवालों के साथ आऊंगी मैं आपकी तरफ। यहाँ दोनों खास मेहमान मेरे साथ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के नदीम जावेद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव हैं, और उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। नदीम जावेद, आपसे मैं जानना चाहती हूँ फिलहाल कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या वाकई जिस तरह की ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो तो मिल गई, लेकिन अब इसका किया क्या जाए? नहीं, ये बड़ा अहम आपने सवाल उठाया। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि 2004 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसके पहले भी इस तरह का माहौल था, पूरे देश में शाइनिंग इंडिया था। 2002 के गुजरात के दंगे हो गए थे और ऐसा लगता था कि
अटल जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और ऐसा लगता था कि उनके नेतृत्व में दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी। सोनिया गांधी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था और वो पैदल चलकर कई लोगों के घर गई थी जो आज एनडीए में चले गए हैं, और उन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की थी। और हम लोग एनएसयूआई के एक्टिविस्ट थे और हम देखते थे कि एआईसीसी के अंदर भी लोग ये यकीन नहीं करते थे कि हमारी सरकार 2004 में आ सकती है। लेकिन वो एक बड़ा कोalition बना था और उसका नतीजा ये रहा कि हम जीत के आए। राहुल गांधी जी ने भी इस पूरे मोर्चे को बनाने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और राहुल गांधी जी ने नीतीश जी हों, लालू जी हों या दूसरे जिम्मेदार लोग हों, सबसे बात करी और ये समझा कि अगर नरेंद्र मोदी को, संघ को, अमित शाह के विचारों को और इनके टेक्निक को अगर काउंटर करना है तो उसका तरीका यह है कि तो सबको लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया जाए। अध्यक्ष हैं राहुल गांधी? सब कार्यकर्ता, नेता, सबकी इच्छा है और हम सब लोग चाहते हैं कि वो पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि पार्टी की वर्किंग कमेटी और कांग्रेस अध्यक्षा क्या फैसला करती है। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है और नेताओं का सवाल है, हम सब लोगों का सवाल है। नदीम जावेद, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि एक अच्छे लोकतंत्र की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष जो है सरकार को हर जगह चेक करे, एक वॉचडॉग की भूमिका निभाए और हर जगह जहां जहां सरकार की नीतियों से असहमति जनता के जरिए हो, विपक्ष के जरिए वो आवाज़ उठनी चाहिए, जो अभी तक कम से कम पिछले 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी के जरिए नहीं देखी गई। क्या बिहार एक टर्निंग पॉइंट कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो सकता है? क्या हम ये कहें कि अब कांग्रेस पार्टी इस ऑक्सीजन, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष की भूमिका निभाने की बहुत आदत नहीं रही है? नहीं, 2014 के चुनाव के नतीजों के बाद सच्ची बात तो यह है कि जिस प्रकार के नतीजे आए थे उसकी अपेक्षा किसी ने की थी। और अभी चर्चा में शायद आप ही ने ये कहा था कि ये 2014 में 2 है। तो जब नतीजे आ गए तो उसके बाद बहुत दिनों, कम से कम 6-8 महीने, साल भर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो सरकार आई है उस सरकार की नीतियाँ क्या हैं, कार्यक्रम क्या हैं। उम्मीद लोगों को बहुत थी इस सरकार से। जब हमें लगा कि ये जन विरोधी काम इन्होंने शुरू किया है, वो लैंड बिल का सवाल हो या दूसरे व्यापम वगैरह का सवाल हो, उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास किया। राहुल जी पूरे देश में घूमे, कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता थे वो लगे और एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये बात सही है कि बिहार के चुनाव के नतीजे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिस प्रकार की भारत सरकार ने नीतियां पिछले 1.5 सालों में एंटी पुअर अपनाई हैं, उसके खिलाफ ये जनादेश है। बिल्कुल। उमेश जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी की बात को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी थी, छोटा पार्टनर था, लेकिन उसके हिस्से ज़्यादा सीटें आई हैं, उसको फ़ायदा बड़ा हुआ है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए आगे का रास्ता कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बिहार में कांग्रेस का जो जनाधार था वो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने उसको हड़प लिया था, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की थी एक दौर में। और आज जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में है, वस्तुतः उसको अगर कहा जाए तो वो एक हिंदुत्ववादी कांग्रेस है। दोनों के बीच में यही एक फ़र्क है, हिंदुत्ववादी शब्द का। और आज अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को एक नया पर्सपेक्टिव, नई दिशा देना चाहते हैं, नया एक कंटेंट देना चाहते हैं। यहाँ जावेद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैं सहमत हूँ। वो एक बड़ा मौका है, एक बड़ा मौका है जब राहुल जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन वहाँ पर सत्तारूढ़ होने जा रहा है, जिसमें लालू प्रसाद की पार्टी भी है, जिससे बहुत सारे दोस्ताना रिश्ते भी रहे हैं कांग्रेस के और कॉन्ट्रडिक्शंस भी रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस और आरजेडी के बीच में नहीं था जिसको आप एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन कह सकें, अनसुलझा कॉन्ट्रडिक्शन कह सकें। तो मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति में बिहार को, अगर बिहार के एक्सपेरिमेंट को, बिहार के इस प्रयोग को अगर राष्ट्रव्यापी आपको बनाना है तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को भी लचीला बनना पड़ेगा और उन 2 घटकों को भी जो बिहार में बड़ी ताकत के साथ उभरे हैं उनको भी व्यावहारिक होना पड़ेगा। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास है, क्योंकि अगर एक स्थिति आती है देश में जब एक वैकल्पिक राजनीति का एक नक्शा या एक तस्वीर, सूरत हाल कोई उभरने की संभावना बनती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी वैसी स्थिति में अपने से क्या छोटी पार्टी के किसी नेता को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर स्वीकार करेगी? एक बड़ा प्रश्न। बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये प्रश्न जो है बिल्कुल अभी बीज रूप में मौजूद है, दिखाई दे रहा है बिहार के एक्सपेरिमेंट में, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल इसकी कोई संभावना नहीं है। इसमें संभावना बनी हुई है। देखना यह है कि ये तीनों घटक कैसे लचीलेपन के साथ, दूरदर्शिता के साथ जो इस समय देश में स्थितियां बनी हैं उसको कैसे देखते हैं। जी हाँ, अमन सिन्हा जी, बताइए कि सवाल आपके लिए आसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन पूछना बेहद जरूरी है। आपके जो विपक्षी हैं और बाकी साथी कमेंटेटर्स हैं वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह की
विभाजनकारी राजनीति की जिस तरह का कैंपेन हुआ, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता पर आधारित था और बिहार के लोगों ने इसे रिजेक्ट किया है। ये कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसका रिजेक्शन है। देखिए आरफा जी, सबसे पहले तो हमारा फोकस डेवलपमेंट पे है और हमारा एजेंडा भी वही है। हम लोगों के भी सामने वही लेके गए। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार ने की। अभी ओपनली लालू यादव जो है वो कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं। अभी भी आके वो जाति और धर्म की बात कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कोई इस तरह कमेंट पास कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है। ये तो बड़ा Aman Sinha, you might not have started it. Aman Sinha, you might not have started it. The RJD and the JDU might have started it, but you got sucked into the entire आप debate. किस तरह से ब्लैंकेट जजमेंट पास कर रहे हैं? No, you might not have started it. वोट मिला है तो भाजपा को मिला है। You might not have started it, but what happened is you played into their hands, you got sucked into the entire thing, and then what followed was a spiraling effect, and then you couldn't control it. No, Frank, that might be a criticism, but that's not a fair criticism because there were a lot of misleading perceptions and misleading facts which our adversaries were bringing into the public domain, and we had to dispel all those incorrect, wrong facts, and that is what was done. It was never our agenda, and time and again we stress that our agenda is development, and people have voted in our favor just because the caste arithmetic, which they have got it correct. We agree that we have not got our arithmetic correct, but we stood for our principles. Whether we won or lost, that is a separate thing altogether. But we stood for our principles and our convictions, and people of Bihar supported us. It is not as if it is our defeat because we are polling much more votes than any other political party. We are doing better than what we did in the last assembly elections in terms of the votes polled. So people have supported us. That can't be a logic really. लगता नहीं है कि अब जो असम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी का इलेक्शन आने वाला है उसमें कोई रणनीति बदलेगी, कम से कम आपसे बातचीत से। लेकिन आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत जो है गठबंधन ने की है। नहीं लगता पर हमारी रणनीति तो हम ही बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं दो तीन चीजें याद दिलाना मुझे इजाजत नहीं, मैं दो वाक्य कहना चाहता हूं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा 2014 लोकसभा के बाद बहुत सारे स्टेट इलेक्शन हुए। जम्मू कश्मीर में हम जीते, हम लोग झारखंड में जीते, महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, जहां पे पार्टी का पहले कोई उस तरह का वजूद नहीं था। और आप लोग अभी एक स्टेट इलेक्शन हुआ है, इसमें दो लोग साथ में आके मिलके उन्होंने एक अरिथमेटिक ऐसा बनाया है कि उनको 5-7% वोट शेयर का डिफरेंस ज्यादा बन रहा है और वो जीत गए। इसके बेसिस पे आप पूरा लेकिन अमन जी ये अनफेयर होगा। अमन जी आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप एक अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए अधिवक्ता हैं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि आप में पर आप जितना हमारा सम्मान करते हैं मुझसे ज्यादा आपका करते हैं। जी, लेकिन मैं अमन ये आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यापक जो बड़ी पार्टी होती है उसका दिमाग भी व्यापक होता है, उसका दायरा भी व्यापक होता है। राजनीतिक विनम्रता आज यह है कि आप हार को बहुत शानदार ढंग से स्वीकार करें कि हाँ हार हुई है, केवल वोट परसेंटेज नहीं। देखिए तो सबसे पहले स्वीकार किया। अमन प्लीज मेरा कहना है कि आप समाजवादी, सबसे पहले बधाई दी बिहार की समाजवादी पार्टी, बिहार में समाजवादी पार्टी से आप क्यों कंपेयर करते हैं? आप बिहार में बहुत बड़ी पार्टी हैं और समाजवादी पार्टी कहीं से भी नहीं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी, हम भी लड़े थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो कहना चाहूंगा, देखिए नहीं कृपया आप देखिए उर्मिलेश जी, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और इसलिए मैं इस तरह के लॉजिक को मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं कि आप क्या लॉजिक दे रहे हैं, पर मैं बस एक फैक्ट सामने रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, लेट अस नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। अगर ये चुनाव का जो परिणाम आया है उसको ऑब्जेक्टिवली अगर कोई एनालाइज करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो सबसे पहले कहा कि मैं बधाई देता हूं। 31% वोट लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी ताकत के साथ आई है भारत में। ये कोई नहीं कहता विपक्ष में, सभी लोग स्वीकार करते हैं। उसी लॉजिक पर आपको भी स्वीकार करना चाहिए। 40%। जी चलिए अमन जी और उर्मिलेश जी, अभी हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर मनोज झा जुड़ गए हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर मनोज झा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस शानदार जीत के लिए। इस जीत के साथ जाहिर है बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वाकई एक ज़माने में एक दूसरे के राजनीतिक लगभग दुश्मन, विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन रहे लोग कैसे साथ निभाएंगे 5 साल तक? आरफा जी, सबसे पहले पूरे बिहार को बधाई, आप सबों को बधाई। और ये मुल्क के तमाम वैसे लोग
जो एक वैकल्पिक राजनीति का दौर देख रहे थे, उसकी दस्तक देखना सुनना चाह रहे थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सिर्फ बिहार की चौहद्दी का चुनाव था, लेकिन बिहार का चुनाव नहीं था सिर्फ। ये दलित गरीब पिछड़ों की एक सबलीकरण की नई राजनीति की शुरुआत है और ये महदूद नहीं रहेगी सिर्फ बिहार तक, ये दिल्ली पर दस्तक देगी और मैं समझता हूं कि ये मुल्क के जमहूरियत के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि इस शानदार जीत के साथ इन तमाम खुशियों, पटाखों, मिठाइयों के बीच सवाल भी आ रहे हैं कि लालू यादव, नीतीश कुमार एक ही छत के नीचे कैसे रहेंगे 5 साल? एक बात बताओ, इन सवालों के मध्य ही हमारा जन्म हुआ, इस अलायंस का गठन हुआ। हम सवालों से जूझते रहे, लोगों को कहते रहे कि हमारी मुश्किलों के लिए आप परेशान ना हो, और हमने तमाम चीजें इतनी आसानी से हल कर ली, चाहे वो नेतृत्व का हो, चाहे सामाजिक आधार वर्ग के एक साथ आने का हो, या फिर हमारे सीटों के बंटवारे का हो, या कार्यक्रम तय करने का हो। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो मित्र हमारी इन चीजों के लिए चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल हमने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके सिर्फ इसलिए हम साथ आए कि राजनीति रिजिड फोटो फ्रेम का हिस्सा नहीं हो सकती है। हम सब जानते हैं कि व्यक्तिवादी राजनीति का आगाज हुआ इस मुल्क में, जिसके फांसीवादी तेवर भी हैं, और अगर हम इकट्ठा नहीं हुए तो संविधान कुल मिलाकर महफूज नहीं रहेगा। तो ये संविधान की रक्षा का भी चुनाव था, और मुझे शुक्रिया अदा करता हूं बिहार के तमाम गरीब दलित पिछड़ों का कि उन्होंने संविधान को महफूज रखने में एक बहुत बड़ी चुनौती को अपने हाथ में लिया और उसे मुकम्मल अंजाम तक जी, पहुंचाया। मुझे पता नहीं कि आरजेडी और जेडीयू में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन कम से कम जो बिहार के बाहर लोग हैं वो ये भी अंदाजे लगा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मटीरियल के तौर पर तैयार हो गए? क्या वाकई नरेंद्र मोदी के सामने अब अगले चुनाव के लिए एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट खड़ा है? आरफा जी, देखिए, मूलतः अभी हम देख रहे हैं एक राजनीति को, जैसे लालू जी ने कहा कि हमें पता है कि अगर इस मुल्क में हम अगर बिहार का चुनाव हम नहीं जीतते तो एक बहुत बड़े लोगों के अंदर निराशा का भाव आता। आप हम सब देख रहे हैं किस प्रकार असहिष्णुता का माहौल बन रहा है, नफरत को पॉलिटिकल प्रीमियम मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने वोट नहीं किया था, लेकिन मैं उनसे शिकायतें करता हूं, मेरी रंजिशें हैं उनसे कि वो मॉरेटोरियम की बात करते हैं, लेकिन किस व्यक्ति पर, किस संस्था पर उन्होंने मॉरेटोरियम लगाया। हम कितनी मुश्किल से बिहार का चुनाव लड़े हैं, आपको पता नहीं। न सिर्फ धन बल से लड़ रहे थे, कहां कहां की बातें, गोमांस, गाय, अरे विमर्श शुरू हुआ पैकेज से और आप ले आए वहां। लेकिन मैं फिर धन्यवाद करूंगा बिहार के लोगों का कि उन्होंने अपने को कटने नहीं दिया, अपने को बंटने नहीं दिया, और ये एक नई राजनीति की शुरुआत है कि असहिष्णुता क्षणिक उसको सफलता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। और मेरा सवाल, Arfa, it's not Nitish, but I think के संदर्भ में मैं कह रहा हूं जी, it's not Nitish, but I think अब खत्म कर लेता हूं 30 yeah, सेकंड। please go ahead. आरफा जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं। हम एक व्यापक जन आंदोलन की ओर अग्रसर हैं और तमाम राज्यों में हम लोग जाएंगे, और तमाम जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उन 2019 के चुनाव को नहीं देख रहे हैं। हम वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन को सोच रहे हैं। हम विकास के उस मॉडल को भी चैलेंज करना चाहते हैं जिसने इस मुल्क में बीते 24 वर्षों में एक कोहराम मचा रखा है, और आप देखेंगे कि सारी चीजें धीरे धीरे सुलझा ली जाएंगी। चेहरा कौन होता है, ये लेनिन से लेकर आज तक सामाजिक आर्थिक कारकों ने तय किया है, वही कारक तय करते हैं। जी मनोज जी, आखिरी बात, कि आपको लगता है बिहार का ये चुनाव विचारधाराओं का चुनाव था? क्या ये बात मानी जा सकती है? मैं आपको कहूं, मुझको कई पॉलिटिकल लीडर बीजेपी के, और मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल पे, आरएसएस के कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि बाकी जो हो हमारा विरोध हो, लेकिन लालू जी ने और हमारे गठबंधन के लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल चुनाव बनाया, वैचारिक चुनाव बनाया। कभी गोलवलकर की किताब का जिक्र नहीं हुआ था, और गोलवलकर साहब की किताब का जब जिक्र हुआ तो उसकी समानताएं भागवत जी के स्टेटमेंट में देखी गई। ये बहुत आवश्यक था इस मुल्क को, ये दोनों दर्शनों के बीच में उसके विमर्श को देखना और तब फिर चुनना। मैं समझता हूं कि पहली स्टेट असेंबली का चुनाव मैंने देखा है जो लार्जर नेशनल नैरेटिव के इर्द गिर्द बुना गया और उसने अपनी सरकार चुनी। It's not actually it's not actually Nitish, but Lalu Yadav who seems to have his eye on Delhi, because he himself said in his press conference earlier in the day, Manoj Jha, he said very clearly that he has his eye on Delhi and he's going to march to Delhi and he's going to take an Andolan to Delhi and all the other places. So it might not be Nitish, but your chief, Lalu Prasad Yadav, who has his eye on Delhi and could want to be the next prime ministerial candidate maybe. Arfi, can I come here? Yes, go ahead. Hello.
No, what I wanted to convey, look, we don't look at politics only in the short-term vision of, we have been maintaining that winning Bihar assembly seats was not the only thing we were looking for. We were looking for providing an alternative economic version, alternative cultural version, and we have fairly succeeded in doing that. If Bihar remained united, it was not polarized, I think credit goes to our campaign and to the people of Bihar. And that is the story. And we are not looking at only having a prime ministerial ambition or working for 2019. We want even this government to be pro-people, to take steps, to protect constitution, to have a distinction between Samvidhan and Sangh Ka Vidhan. We in fact have been requesting Mr. Prime Minister to respect the mandate he had. The mandate was for him, not for Sangh Ka Vidhan. All right, you're saying that the mandate was for him, but nothing has been done, and you're going to have a popular government in Bihar. But going by what has happened so far, Umilesh, do you think that that the RJD and Lalu Prasad in particular, looking at the way he spoke to Nitish and also told him that what, I'm going to leave you behind here in Bihar and let you take care of everything that's going to happen here in Bihar, but I'm going to go out to the country and talk to them and take an andolan to them. So does he really have an eye on Delhi, do you think? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद एक कैंपेनर हैं, एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेनर हैं, एक बड़े कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेशन के मामले में उनकी स्किल को उनके विरोधी भी मंजूर करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिल्ली पर आँख या नज़र रखने का सवाल अभी फ़िलहाल बहुत दूर है, क्योंकि देखिए, एक तो 2019 में चुनाव है, दूसरी बात कि लालू प्रसाद पर निजी तौर पे जो मामले लंबित हैं, बहुत सारे, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और उनकी जो केसेस का अभी फैसला होना बाकी है। ऐसी स्थिति में ये मैं मनोज झा की बात से सहमत हूं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि भाई अभी ये मुद्दा नहीं है कि नेता कौन बनेगा, नेतृत्व कौन बनेगा, ये बहुत अभी तो शुरुआत है। अभी बिहार से जो एक चिंगारी या एक जो शुरुआत हुई है, ये पार्टियां जाहिर है चाहेंगी कि एक विकल्प के तौर पे वो उभरें राष्ट्रीय स्तर पर, और कांग्रेस के साथ, चूंकि बिहार में इनका अलायंस है, इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ना भी नहीं चाहेंगी, कांग्रेस के साथ मिलकर चाहेंगी। आपसे जरा बातचीत हमारी जारी रहेगी। अमन सिन्हा, उनको कहीं और जाना है, उनसे एक दो आखिरी सवाल ले लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त बीजेपी से की प्रतिक्रियाएं लेना, कई सवाल हमारे जहन में उठ रहे हैं। अमन सिन्हा जी, ये बताइए, मैं जानती हूँ आपको जल्दी है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से दिल्ली बीजेपी जो है वो बिहार में पहुंची, या राष्ट्रीय बीजेपी बिहार में पहुंची, काफ़ी हद तक काफ़ी स्टेक्स लगा दिए थे बीजेपी ने, क्या हम ये मान लें अब कि ये बिहार के चुनाव का जो नतीजा है, ये केंद्र सरकार के 1.5 साल के कामकाज पर रेफरेंडम है? आरफा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे मित्र जो आरजेडी के बोल रहे थे, मुझे लगा कि जीते हैं तो थोड़ा अपना उनका बैलेंस जो है और विनम्रता रहेगी, पर क्या क्या बोल के चले गए अनर्गल। बोल रहे हैं लालू प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, होंगे। अरे भाई, जो आदमी सीरियस करप्शन चार्जेस में कन्विक्टेड है हाई कोर्ट के द्वारा, नहीं वो कह रहे हैं वहां प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट की बात हो रही है, तो जो आदमी सीरियस करप्शन चार्जेस में हाई कोर्ट के द्वारा एक नहीं कई मैटर्स में कन्विक्टेड है, उसके बाद वो लोग आके इस तरह की बातें कर रहे हैं। और क्या एरोगेंस था अरफा जी, आज लालू यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और अभी जो हमारे मित्र बोल के चले गए कि संविधान जो है खतरे में हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरह की बातें करके जा रहे हैं लोग, और क्या ये बेसिस है, क्या एविडेंस है इनके पास बोलने का? आपके अलायंस के पास 5% वोट क्या ज्यादा आ गया, आप इस तरह के ब्लैंकेट स्वीपिंग जजमेंट्स देंगे? हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा बिहारियों ने वोट किया इस असेंबली इलेक्शन में। हम लोग विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी यहां पे आके अनर्गल प्रलाप करे और कोई भी बात करते जाए और ब्लैंकेट स्वीपिंग जजमेंट अपना पास करते जाए। जहां तक रेफरेंडम की बात है, स्टेट इलेक्शन होता है, वो नेशनल इलेक्शन नहीं होता है। वहां स्टेट के मुद्दे होते हैं, स्टेट के इश्यूज होते हैं, दे विल होल्ड स्वे, दे विल होल्ड प्रीडोमिनेंस ओवर ऑल अदर इश्यूज, और कई सारे लोकल डायनामिक्स जो है वो प्ले करते हैं। जिस तरह से झोंकी गई, जितने स्टेट लगाए लगाए गए, जिस तरह के कसौटी मानती हैं, जितनी राष्ट्रीय स्तर की चीजें हुई, उससे तो यही लगता था कि बिहार का चुनाव वाकई इतना अहम है कि बिल्कुल मरने मारने वाली स्थिति हो गई है। तो क्यों ना ये कहा जाए कि वाकई बिहार के अब नतीजे जो हैं बिहार चुनाव के, वो रेफरेंडम होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा बिहार में कैंपेन में बार बार दिखाया गया, ऐसा देखा नहीं गया पहले। आरफा जी, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी किसी स्टेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहां पे जाके कैंपेन कर रहे हैं, उस स्टेट के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए।
और वो अपनी पार्टी के लिए वोट्स लेके आ रहे हैं, उसमें क्या तो राय है? नहीं तो फिर फैसला भी प्रधानमंत्री उसी जी के हिसाब से चेहरे पे होगा, हमको नतीजे वोट भी फिर मिलता है, लोग उनके अपने काम हिसाब पे से वोट मिलता है, पढ़ेंगे। इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टेट इलेक्शंस को कसौटी मानती हैं, आप देख ले 2014 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए स्टेट के, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेके और झारखंड या आपका हरियाणा का इलेक्शन हो या महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट का इलेक्शन हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, अपेक्षाओं से बहुत अच्छा परिणाम दिया है। और जी आप दिल्ली बार बार भूल जा रहे हैं कि दिल्ली में नहीं, भी... मैं तो मान रहा हूं कि दिल्ली और बिहार में हम लोगों को लॉस हुआ है भाई, मैं भूल नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप टोटलिटी में देखिए, आप एक ही दिल्ली को लेके और उसके ऊपर हम पता नहीं मुझे कौन बोल रहा था, हमारे कांग्रेस के मित्र तो खाता भी नहीं खोल पाए, पर वो लोग आके सब जगह ज्ञान बांटते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप जीते हैं, आपको बधाई हो और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप डेवलपमेंट के प्लान पे काम करें, पर हम लोगों को ऑब्जेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। कोई आके यहां बोल दे लालू यादव प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है, इसका क्या मतलब है? हाईकोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है, ही इज इनएलिजिबल एंड डिसक्वालिफाइड टू स्टैंड इन एनी इलेक्शन, नहीं तो अभी उन्हीं के और नीतीश के बीच में घमासान होता। तो इसलिए इन सब चीजों पे जाना जो है व्यर्थ होगा, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए डिफीट नहीं है। हम एक्नॉलेज करते हैं इस परिणाम को, इस मैंडेट को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम बधाई देते हैं अपने मित्रों को जिन्होंने अच्छा किया है, पर हमारा वोट शेयर बड़ा है, ये एक ऑब्जेक्टिव बात है, इसमें मुझे लगता है कोई दोहराए नहीं है, सबको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए। ठीक है अमन जी, उर्मिला जी ये बताइए कि इस चुनाव का हमने वादा ये किया था कार्यक्रम में कि हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, गहराई में देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ग्रुप्स ने, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन्होंने किस तरह से वोट किया है, तो मैं खास इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि दलित वोटर का क्या पैटर्न रहा, उसने कैसे वोट किया, और मुस्लिम वोटर ने, कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है इस चुनाव में। सबसे पहले दलित वोट की बात करते हैं, उर्मिला जी। नहीं, देखिए, जहाँ तक बिहार में वोटिंग पैटर्न की बात जो कर रही हैं, तो इसके डिटेल जो आंकड़े हैं वो तो बाद में आएंगे, लेकिन जो मुझे अभी जो लगा आज की टैली देखकर, आज का परिणाम देखकर, कि जो एक पहले आशंका जताई जा रही थी कि मांझी साहब के बीजेपी में जाने के साथ, उपेंद्र कुशवाहा और पासवान जी के जाने के साथ, क्योंकि वो लोग थे उनके साथ पहले से, एक ईबीसी में कुशवाहा वोटों में, दलित वोटों में एक बड़ा विभाजन होगा, और ये जो है एक बड़ी चुनौती बन जाएगी आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस गठबंधन के सामने। लेकिन हमने ये देखा, और जो रिजल्ट भी बताते हैं, अब तो नतीजे आ चुके हैं, कि कुशवाहा वोटों में मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, आई मीन मेजर जो चंक है वो गया है जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ। ये बहुत दिलचस्प है, और इसके लिए आरफा मैं मानता हूं कि जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने 12 से 1 बजे रात के बीच में जो उनकी बैठकें होती थीं कैंडिडेट्स तय करने के लिए आमतौर पे, और उसमें पार्टी नेता कोई नहीं होता था, सिर्फ वो 2 लोग बैठते थे, 2-4 लोग और बाद में आ जाते थे, उसमें उन्होंने जिस तरह कैंडिडेट्स का चयन किया है वो अद्भुत है। और वो अद्भुत इस मामले में है कि जिन इलाकों में दूसरी जातियां मेजॉरिटी में थीं और कुशवाहा कम थे, वहां कुशवाहा उम्मीदवार, जहां दलित मतदाता कम है वहां दलित उम्मीदवार और ओबीसी का सपोर्ट लेना। तो कुल मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग के मामले में बीजेपी की स्किल काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन उस स्किल पर भारी पड़े लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, एक तो ये नजर आता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए इस चुनाव में कम्युनलाइज जो एटमॉस्फेयर था, जिस तरह से उसको लेकर भी आशंका थी कहीं हिंदू पोलराइजेशन, या एक तरह से यूं कहा जाए कि जिस तरह की स्थितियां बनी थी उसमें सांप्रदायिक एक विद्वेष वाला माहौल न पैदा हो जाए। क्योंकि एक खतरा था 1962 में मध्य प्रदेश में जब कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री थे, तो एक पार्टी के उम्मीदवार ने गाय का विज्ञापन अखबारों में नहीं दीवारों पर चिपकाया, और उस गाय के साथ एक आदमी को भी लगाया जिसकी एक टोपी खास रंग की थी, और उसके आधार पर चुनाव जीत लिया था। उसी पार्टी की विरासत को ढोने वाली पार्टियां या शक्तियां इस चुनाव में भी गाय की पूंछ को पकड़कर आगे जाना चाहती थी। इस पर मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने जबलपुर हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के फैसले को एक तरह से बिहार में भी लागू कर दिया कि भाई गाय की पूंछ पकड़कर मिथकों की दुनिया में विचरते हुए आप स्वर्ग में तो जा सकते हो, लेकिन विधानसभा में नहीं जा सकते हो। तो ये एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा इस चुनाव का। और बिहार की जनता को, देखिए मैं किसी पार्टी या किसी विचार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान की रक्षा के लिए बिहार की जनता की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि जबलपुर हाई कोर्ट का वो वर्डिक्ट बिहार की जनता ने आज सर माथे लिया, सर आंखों पे उठाया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात जो आपने पूछी, और उर्मिला जी अब आराम से गाय घर भी जा सकती है वापस।
जी हाँ। और तीसरी बात मैंने देखो इसमें गलती क्या हुई है इस चुनाव में, बीजेपी वाकई एक बड़ी पार्टी बिहार में है और बीजेपी दूसरे प्रदेशों की पार्टियों से बिहार में डिफरेंट भी है, यह भी मैं मानता हूं। वो थोड़ी सी लिबरल भी है उत्तर प्रदेश की बीजेपी के मुकाबले, हरियाणा की बीजेपी के मुकाबले, कर्नाटक की बीजेपी के मुकाबले, इवन महाराष्ट्र की बीजेपी के मुकाबले। लेकिन गलतियां कहां से हुई? लोकल नेतृत्व को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उभरने ही नहीं दिया पूरे कैंपेन में। बिहारी बनाम बाहरी का जो मामला नीतीश कुमार ने उठाया वो इस चुनाव का एक डोमिनेंट डिस्कोर्स बन गया कि ये क्या है भाई, यहां और लोग क्या करेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर कोई चेहरा न भी आप घोषित करो तो आप कम से कम ये बताओ कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है उस नेता का, वो टीम कौन सी है। एक तो ये छुप गया। दूसरी बात जो एक और इस डिस्कोर्स में सामने आई बात वो ये थी कि जंगल राज। अब जंगल राज जितना लोगों ने कहा, मीडिया भी उसका एक हिस्सा बन गया, मीडिया का एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जंगल राज। इस जंगल राज को लेकर वहां के खासकर जो ओबीसीज थे, खासकर जो दलित थे, जिन्होंने 1990 के बाद पहली बार महसूस किया कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है, उन लोगों के अंदर एक आक्रोश था। यानी उर्मिला जी, इसका सरलीकरण करना मुश्किल है, बल्कि उस पर्सपेक्टिव में चीजें समझनी होंगी कि जिस तरह के हालात थे और किस चीज को जंगल राज कहा गया। शायद इस पर एक और बहस हो सकती है। प्रदीप श्रीवास्तव जी, दूसरे समूह का अगर हम जिक्र करें, मुस्लिम्स का हम जिक्र करें, बिहार में 16-17% मुस्लिम्स हैं और फिलहाल जो चुन के आए हैं करीब 24 MLAs चुन के आए हैं। फिलहाल आपको जो पैटर्न नजर आता है, हालांकि ओवैसी साहब भी घुस गए चुनाव में, उधर समाजवादी पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, उसके बावजूद एनसीपी भी चुनाव में, उस सबके बावजूद आपको लगता है कि क्या वोटों का बंटवारा नहीं हुआ? देखिए, मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है, चुनाव के शुरुआत में जो पैटर्न बना वही लास्ट तक पैटर्न रहा। उसको बदलने की बहुत कोशिश हुई, कई तरह के मुद्दे लाए गए, गोमांस ये वगैरह लाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि 3 चीज़ें जो इस इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली तो ये थी कि नीतीश की छवि जो थी वो किसी को भी आप वहाँ बात कीजिए, कोई भी नीतीश के खिलाफ नहीं था। दूसरे, लालू यादव ने जो वोटों का, जो मतदाताओं का एक वोट आधार तैयार किया था, जो पहला आप याद कीजिए पटना की पहली रैली में उन्होंने कह दिया था ये अगड़ा बनाम पिछड़ा का या ये मंडल पार्ट 2 है, उन्होंने मैसेज दे दिया था। उसको संघ ने एक बयान देके, भागवत साहब ने बयान देके उनको और मौका दे दिया। तीसरे, मुसलमान जो हैं शुरू से एकजुट थे। देखिए, वहाँ 3 चीज़ें हुई हैं जो पहली बार हुआ है बिहार में। एक तो जातियाँ गोलबंद हुई हैं, दूसरी जातियाँ ट्रांसफ़र हुई हैं एक दूसरे को, जैसे यादव नीतीश की पार्टी को पूरा गया है, भूमिहार राजपूत जो है वो एलजेपी को भी गए हैं। और ये बहुत मुश्किल बात थी, ये पहली बार हुआ है बिहार में कि जातियाँ गोलबंद हुई हैं और ट्रांसफ़र हुई। पहले क्या होता था, पासवान ट्रांसफ़र होता था, यादव ट्रांसफ़र नहीं होता था। या भूमिहार का कैंडिडेट खड़ा हो गया, भूमिहार ने अपनी कैंडिडेट को वोट दे दिया और जिससे गठबंधन पार्टी का उसको साथ नहीं दिया। लेकिन अब की अपर पिछड़ी जातियों, अति पिछड़े में भी गोलबंदी जो थी वो ट्रांसफ़र हुई है। इसलिए आप जो ये 178 देख रही हैं, ये जो समीकरण था या जो सोशल इंजीनियरिंग थी लालू यादव की, नीतीश यादव की, इन्होंने काम बहुत अच्छी तरह। तीसरा, जो जैसे उर्मिलेश जी ने कहा, टिकट बंटवारे में महागठबंधन बीजेपी से कहीं आगे रहा और कहीं परफेक्ट रहा। एक एक सीट पे मुझे लगता है लालू जी ने और होमवर्क करके, इसीलिए एक साथ आप देखिए डिक्लेयर किया 243 सीटों को। और चौथे चीज़ जो सबसे बड़ी, जो इनको प्लस पॉइंट थी, वो बीजेपी का जो एंटी इंकम्बेंसी राष्ट्रीय स्तर पर था और नीतीश का कोई एंटी, 1.5 साल में एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल में नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ। बहुत आश्चर्य हुआ। मैं वहाँ बिहार में गया था और हर वर्ग से, हर कास्ट, एक ही गलती लोग नीतीश की मांगते थे जो अपर कास्ट था, कि लालू से क्यों समझौता कर लिया। और अब सीटें देखिए 80 लालू यादव की। और उनको ये पता था कि इसलिए कि परसेंटेज, इसलिए आप एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये कहना कि कांग्रेस ये हो गई या नीतीश वहाँ चले जाएंगे या लालू वहाँ चले जाएंगे, मैं कतई नहीं मानता, क्योंकि कोलिशन जो है, ये पूरी कोलिशन परफेक्ट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो जीता है। और नीतीश के लिए आगे अभी आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि 80 सीटें आरजेडी के पास है, 71 सीटें उनके पास है, 27 सीटें कांग्रेस के पास है। अगर नीतीश राष्ट्रीय राजनीति को देखने लगेंगे तो बिहार उनके हाथ से चला जाएगा। नीतीश के पास कोई वोट बैंक भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर वो बिहार से अपने शो कर सकते हैं। इसलिए ये कहना है कि नीतीश प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, जो वादे किए हैं और जो लोग को एक्सपेक्टेशन है
उसको नीतीश को पूरा करने में अभी टाइम लेकिन लगेगा। प्रदीप जी, बात हो रही है जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की, वो तो कम से कम शुरुआत उसकी हो ऑलरेडी गई शुरू है हो गया। 1.5 साल के बाद। ये जो अभी फिलहाल एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की करारी हार हुई है, हम जानते हैं, और बीजेपी ने नतीजों का सम्मान करने के साथ रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही है। बीजेपी ने हार की समीक्षा के लिए कल दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुलाई है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ ही पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी कार्यालय में खामोशी छाई रही। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर में रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी ने चुनाव में हार मानते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी। बिहार की जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। हम उस जनादेश के सामने अपना सर झुकाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो हम सरकार को विकास के कार्यों में हम पूरी मदद करेंगे और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का और हम निर्वाह करेंगे। हम इतना ही कहते हैं कि हम बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है। हम सभी नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को बधाई देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की थी, मैं यह पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी पैकेज घोषित हुआ था, एक एक पैसा वो बिहार को प्राप्त होगा। उस घोषणा का अक्षरशः पालन हमारी केंद्र सरकार करेगी। बीजेपी के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव नतीजों को निराशाजनक बताया कि जो प्रदर्शन उनके गठबंधन ने किया, ईमानदारी की बात है, हम लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन करेगा हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ, हम लोग की फाइट है, नेक टू नेक रह सकता है मामला, पर इतना बेहतर महागठबंधन प्रदर्शन करेगा हम लोग को भी इस बात की, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, हम लोग को इस बात की उम्मीद नहीं थी। शिवसेना ने प्रचार के दौरान हुई बयानबाजी को हार की वजह बताया। जो व्यक्ति संवैधानिक पद के सर्वोच्च पद पे बैठी है, उसने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है बिहार में उसका भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा के लिए बीजेपी की संसदीय बोर्ड की सोमवार को बैठक होगी। दिल्ली के बाद दूसरी विधानसभा में हुई हार के बाद जानकारों का मानना है कि अब बीजेपी को केंद्र और सरकार के स्तर पर नई चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नई रणनीति का अख्तियार करना पड़ेगा, जिसके बाद वो इन चुनौतियों का माकूल जवाब दे पाए। पटना से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। जी, और इससे पहले कि अगली रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़े, ये सवाल पूछे बिना नहीं रहा जा सकता। और मिलेश जी, 3 सीटें CPI-ML को मिली हैं, हैरान हैं आप? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं है। हालांकि ये लोग अगर नीतीश कुमार के ऑफर को मंजूर करते हुए वामपंथियों ने अगर महागठबंधन के साथ तालमेल किया होता या उसमें शामिल हुए होते, किसी तरह का एडजस्टमेंट किया होता, तो शायद इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती। CPI-CPIM को भी सीटें मिलती, लेकिन वाम मोर्चे ने अपने को अलग रखा, वो अलग लड़े और उसका खामियाजा पूरे वामपंथी दलों को भुगतना पड़ा। जिन 3 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की है, दरअसल इन तीनों क्षेत्रों में इस पार्टी का बहुत पुराना जनाधार है। बलरामपुर, दरौली और तरारी की सीट पर उनकी विजय ऐतिहासिक मानी जाएगी, क्योंकि तरारी वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक महिला लड़ रही थीं, जिनके पति दरअसल विधायक रह चुके थे पहले, और वो एक कुख्यात व्यक्ति हैं वहाँ के, उस इलाके के बाहुबली हैं, आपराधिक चरित्र उनका है बहुत वर्षों से। और RK सिंह, भारत के पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद, जिन व्यक्तियों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पार्टी को लेकर विरोध किया था पार्टी नेतृत्व से, उनमें वह भी सीट शामिल थी। दूसरी बात, केंद्रीय राज्य मंत्री स्तर के एक व्यक्ति RJD और JDU की तरफ से, गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो इन 2 बड़े दबंग लोगों के खिलाफ CPI-ML जैसे एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सुदामा प्रसाद जैसे एक साधारण उम्मीदवार की जीत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन साथ में मैं यह भी कहूंगा कि लेफ्ट ने बिहार में एक ऐतिहासिक ब्लंडर फिर किया है, एक हिस्टोरिकल ब्लंडर
कि उन्होंने कम्युनलिज्म के खिलाफ अगर उनकी कोई फाइट है इस देश में, मैं नहीं कह रहा हूं कम्युनलिज्म कौन प्रैक्टिस कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि आज आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है, आज देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान पर हमला हो रहा है, तो लेफ्ट को जाहिर है नीतीश कुमार के ऑफर पर विचार करना चाहिए था और शायद इस बात की चर्चा बहुत दिनों तक होगी। नदीम जावेद, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली बात तो यह है कि क्या अब बीजेपी नई कांग्रेस पार्टी बन गई है जहां की जो विपक्षी दल हैं वो उनके खिलाफ लामबंदी करेंगे, और ये आपके लिए कैसी खबर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बिहार में तो नतीजे अच्छे रहे आपके लिए, लेकिन क्या वाकई बहुत जल्दी जो दौर फिलहाल आ रहा है क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो पार कर जाएंगी कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मुझे नहीं लगता। दो सवाल आपने उठाया। एक तो ये उठाया कि बिहार में क्षेत्रीय इस बीजेपी द न्यू कांग्रेस पार्टी, बेसिकली मूल रूप से जो आपने कहा वैचारिक स्तर पर ही बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा भारी मतभेद है। आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर जो अभी उर्मिलेश जी नहीं, मैंने कहा कि जिस तरह की लामबंदी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पिछले कई दशकों से होती रही है, दो दशक बड़ी पहले, पार्टी के तौर दो पर। दशक ठीक है, जो 2 दशक पहले जो इस देश की चुनौतियां थी, जो हालात थे और तमाम लोग गोलबंद हुए थे, और इलाहाबाद में तो 1988-89 में मीटिंग हुई थी जिसमें एक मंच पर दक्षिणपंथी अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे और दूसरी तरफ वामपंथी नंबूदरीपाद बैठे थे। रामो सरकार बनी थी। हाँ, लेकिन रामो सरकार बनी थी 1989 में। लेकिन आज की जो चुनौतियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और आज जिस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है और जिस तरह से एक माहौल पूरे देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ या गोलवालकर के जो थॉट प्रोसेस है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उसको लेकर मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को लेकर एक माहौल पूरे देश में बन रहा है, और न केवल ये कि राजनीतिक दलों में बन रहा है, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल्स हों, राइटर्स हों, पोएट्स हों, पत्रकार हों, सब लोगों में बन रहा है। नहीं तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का दर्जा खो देने का कोई नर्वसनेस कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार, लालू यादव आज कहीं बड़े नेता बन चुके हैं आज 2015 में? देखिए, बिहार को लेकर बिहार 2 दशक में, यानी पिछले 20-25 सालों में बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश की चुनौतियों को देखते हुए, वैचारिक स्तर पर जो लड़ाई है उसको देखते हुए ये समझा कि वहाँ पर कोalition पॉलिटिक्स ज़रूरी है, और जो आपके समान विचार के लोग हैं उनको हम किस प्रकार से इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ खड़ा करें। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं जिसकी चर्चा आपने की, अभी हरियाणा में हम घूमते हैं या महाराष्ट्र में जाते हैं, नहीं, अब असम आने वाला है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। देखिए, वेस्ट असम में तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है और हम निश्चित रूप से वहाँ सीधी लड़ाई में होंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक से जो बिहार का हाल है तकरीबन उसी तरह का हाल है। वहाँ क्या लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाएंगे आप? अब मुझे लगता है अब ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किस तरह की राजनीति भविष्य के लिए की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। 3 मिनट आखिरी बचे। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस खुशी के साथ ही कहीं ना कहीं एक वापस लौटकर सोचने का वक्त है कि क्या एक बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो सिमट रही है कांग्रेस पार्टी, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां उसकी जगह ले रही हैं? देखिए, कांग्रेस में हमेशा 2 हिस्सा रहा है। कांग्रेस में 2 सोच रही है। एक सोच के लोग ये हैं कि कांग्रेस अपने से खड़ी हो, कि कोalition करने की जरूरत नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां से साथ समझौता करके, जैसे यूपी में ख़त्म हो गए बीएसपी समझौता करके, उससे दूसरी जगह भी हम क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां उभरेगी और कांग्रेस का अस्तित्व। तो इसलिए एक सोच। लेकिन 2004 में जो सोनिया गांधी ने किया था वो इस सोच के खिलाफ किया था और कोalition गवर्नमेंट बनाई थी लोगों से मिलके, और 10 साल फिर इस बार भी यही हो रहा था। लेकिन आप जो कह रहे थे कोalition, देखिए स्टार्ट हो गया था कांग्रेस का जो दूसरी पार्टियों को लेके चलने का तरीका था वो इस पिछले पार्लियामेंट सेशन या उसके पिछले पार्लियामेंट सेशन से स्टार्ट हो गया था। कई इश्यूज़ पे, कई बिल्स पे कांग्रेस ने खुद पहल करके न केवल सभी पार्टियों से, जिस पर तृणमूल कांग्रेस में थी, वामपंथी भी थे, सबको लेके विरोध किया राज्यसभा में, बल्कि मार्च भी किया जो संसद से वो करके। सोनिया गांधी आपको विपक्षी पार्टियों के साथ, तृणमूल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ नारे लगाते हुए पहली बार देखी गई। तो कांग्रेस में अब ये जो नेतृत्व है उसको समझ में आ गया है कि जब तक हम दूसरी पार्टियों को लेके नहीं चलेंगे तब तक हम बीजेपी के खिलाफ फिर से खड़े नहीं हो सकते। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पर उनकी रणनीति, ऑर्गेनाइजेशन स्किल पे तो हमेशा उनका ये रहता है कि वो जो पहले एक चला था युवा को लाएंगे और पुराने लोगों को बदलेंगे, लेकिन अब उसमें मुझे लगता है परिवर्तन, राहुल गांधी के सोच में कुछ परिवर्तन आया है। अरफा जी, मुझे एक बात कहनी है, 1989 से देखिए, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2 दशक में जितने चुनाव हुए हैं और केंद्र में जो सरकारें बनी हैं वो सारी कोalition की सरकारें हैं। ये कह देना कि साहब 2014 का चुनाव
पिछले 2 दशक में ऐसा चुनाव था जिसमें किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला। इसलिए कांग्रेस पार्टी लाइक माइंडेड लोगों के साथ अलग अलग राज्यों में पहले भी रही है। लेकिन नदीम भाई शायद पार्टी में इसलिए नहीं मान रहे हैं कि अभी भी पार्टी में कई बड़े नेता नाराज हैं इस बात को लेके कि बिहार में तीसरे पार्टनर बन के कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ उनके साथ गई है। आरजेडी और जेडीयू के घोड़े पे सवाल उन लोगों की बातचीत में ये भी कहना रहता था कि 5 सीट भी कांग्रेस नहीं पाएगी और ये जो 27 सीट पाई है उससे कांग्रेस को केवल ये फायदा हुआ है कि कांग्रेस में एक बार फिर से लार्जर स्केल पे ना बीजेपी के हार का फायदा नेशनल लेवल पे लालू और नीतीश को नहीं मिला है, वो कांग्रेस ने केवल एक बात जोड़ूंगा इस बात में। 2009 का लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के चुनाव के पहले ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा। बाद में वो सीटों के मामला बना नहीं तो गठबंधन टूट गया और जितनी मुलायम सिंह यादव जी हमें सीट दे रहे थे उससे ज्यादा सीट हम जीत गए। 22 लोकसभा की सीटें 2009 में जीते थे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नेतृत्व सोचता कुछ है और लेकिन जमीन की सच्चाई कुछ और होती है और हर राजनीतिक दल अपनी जमीन को अपने आधार को बढ़ाना भी चाहता है। लेकिन बिहार का चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे दलों ने भी जो समान विचार के लिए सबने सेक्रीफाइस किया। जो बड़ी लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई के लिए छोटे इंटरेस्ट कांग्रेस जो है वो बीजेपी जो है वो कहीं फिर से क्षतिज दलों को लेके एक कोalition मतलब एक अपोजिशन तैयार की, वो नहीं हो सकता। लेकिन पहले जो था वो एंटी कांग्रेस माहौल पे जनसंघ या बीजेपी समाजवादी पार्टी या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ था। अब जैसा नदीम भाई कह रहे हैं और निश्चित तौर पे वैचारिक स्तर पे जो है बीजेपी और रेस्ट ऑफ द पार्टी में बहुत, इवन शिवसेना जो सिद्धांतता उसके साथ थी वो भी उसमें भी आप देख रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो जावेद भाई कह रहे थे, मैं एक बात याद दिलाऊं कि 2004 से पहले का अगर आप राष्ट्रीय परिदृश्य देखिए तो श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहल की थी और जिस तरह का कि एक व्यापक विपक्षी एकता का उन्होंने एक की जमीन तलाशी, मुझे लगता है उस इनिशिएटिव की एक ज़रूरत है, उस व्यापकता की ज़रूरत है, उस गहराई की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी के बड़े सियासतदानों को आज। और तभी मैं समझता हूं कि एक बेहतर विकल्प, क्योंकि आपको विमर्श के स्तर पर आपको क्वालिटेटिवली चेंज होना होगा, आपको नई परिस्थितियों में, जबकि बीजेपी के पास एक नए ढंग का नेतृत्व है, नया चैलेंज है, आपको बदलना पड़ेगा। और बिहार की जीत उस जमीन को मजबूती देती है, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमलेश जी आपका, नदीम जावेद साहब आपका शुक्रिया, प्रदीप श्रीवास्तव, अमन सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर मनोज झा भी फिलहाल मौजूद थे। We'll slip into a short break now, but we'll continue our analysis right here on Rajya Sabha television with the fresh panel. Do stay tuned. We'll be right back.